नमस्कार साथियों, मैं सोमनाथ मंडल अपने YouTube चैनल क्विक एडुकेशन हब में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज आपको JHTPD इंटरमीडिएट कोर्स 3 के एक गतिविधि एवं मुख्य प्रश्नोत्तरी को कराने का प्रयास कर रहा हूं। चूँकि मेरा जो पहले मुख्य प्रश्नोत्तरी का वीडियो था उसमें कुछ तकनीकी खामियां थी, जिसके कारण वीडियो के अक्षर थोड़े देखने में प्रॉब्लम आ रहे थे, तो इसलिए मैं इसे पुनः जारी कर रहा हूं। तो आप लोग ध्यान से इस आकलन एवं मुख्य प्रश्नोत्तरी को देखें और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे अवश्य ही डायरी में उतार कर रख लें, ताकि पुनः आने वाले परीक्षाओं में आपकी जो मार्क की एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो और आप परीक्षा को और बेहतर ढंग से सामना कर सकें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं ये वीडियो पुनः बना रहा हूँ। तो चलें। तो साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बगल के बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आप मेरे इस YouTube के वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और मेरे ब्लॉगर पेज पर भी देख सकते हैं। तो चलें आज के इस वीडियो में। तो JHTPD इंटरमीडिएट कोर्स 3 के हम लोग एक फीडबैक का आकलन करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ प्रश्न हैं, उसे आप ध्यान से देखें और साथ साथ अपने डायरी में भी मेंशन करते चलें। पहला प्रश्न इस प्रकार का है, जिसमें विप्लव जी अपनी कक्षा के बच्चों को ऐसा फीडबैक देते हैं जिस पर कार्य करके उनके छात्र सीखने की प्रक्रिया में सफल होते हैं। आपको क्या लगता है कि विप्लव जी फीडबैक को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? पहला ऑप्शन आपके सामने है, बच्चों के कार्य को बारीकी से जांचना और उन्हें यह बताना कि उन्होंने कहाँ और कैसे गलती की है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को ऐसी जानकारी देना जिससे उनकी अभी की समझ और सीखने के उद्देश्य के बीच मौजूद अंतर खत्म हो सके। आखिरी ऑप्शन है, बच्चों ने जैसा भी काम किया हो उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए हर स्थिति में प्रेरित करना। इसमें से सिर्फ आप एक विकल्प को ही चुन सकते हैं। तो इसमें सबसे सटीक विकल्प है दूसरा, जो बच्चों को ऐसी जानकारी देना जिससे उनके अभी की समझ और सीखने के उद्देश्य के बीच के अंतर को खत्म किया जा सके। इसे सबमिट करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न होगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का, जो प्रश्न संख्या 2 है। सुल्ताना जी का मानना है कि हर बार हर कार्य पर अपने छात्रों को फीडबैक देना सकारात्मक फीडबैक की ओर इशारा करता है। सुल्ताना जी की विचार के बारे में क्या क्या राय रखते हैं? तो इसमें भी आप एक विकल्प को चुन सकते हैं। इसमें जो सबसे सटीक विकल्प है वह है दूसरा, इस सोच से असहमत है, क्योंकि जो हर कार्य में छात्रों को फीडबैक देना ये उसकी सही सोच नहीं होती है। सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार का होगा, जो प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न है, अपनी कक्षा के बच्चों से दिए हुए फीडबैक पर व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना फीडबैक को प्रभावकारी बना सकता है। इस विचार के पीछे क्या धारणा हो सकती है? तो इसमें जो ऑप्शन है उसमें से एक से अधिक विकल्प भी आप चुन सकते हैं। बच्चे फीडबैक की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे शिक्षक से फीडबैक के बारे में बातचीत करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। और आखिरी ऑप्शन है, बच्चे किसी फीडबैक की उपयोगिता स्वयं तय करते हैं। तो इन ऑप्शनों में जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो आपका पहला है, बच्चे फीडबैक की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और तीसरा ऑप्शन है जिसमें है, बच्चे किसी फीडबैक की उपयोगिता स्वयं तय करते हैं। तो इसे सबमिट करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न होगा, जो प्रश्न संख्या 4 आपके सामने होगा। बच्चों द्वारा दिए गए कार्य, किसी भी कार्य के अंत में दिया गया फीडबैक किए गए कार्य
में सफलता सुनिश्चित करता है। यह कथन पर गहराई से विचार करें और फीडबैक देने के इस तरीके पर अपनी राय व्यक्त करें। इसमें कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। फीडबैक देने का यह तरीका सार्थक है। यह फीडबैक देने के निरर्थक तरीके का उदाहरण है। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है 2 नंबर। यह फीडबैक देने की निरर्थक तरीके का उदाहरण है। सबमिट करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार का होगा, जो प्रश्न संख्या 5 होगा। शोध में पाया गया है कि कॉग्निटिव ओवरलोड सीखने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें किस प्रकार से फीडबैक देना चाहिए? तो इसमें से आप कोई एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। आपके सामने 3 ऑप्शन है, किन्हीं 2-3 बिंदुओं को चुनकर उन पर फीडबैक देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उन मुख्य बिंदुओं पर फीडबैक जिसका सीखने के उद्देश्य से सीधा संबंध हो, और आखिरी ऑप्शन है हर बिंदु को आसान शब्दों में कहकर फीडबैक देना चाहिए। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है दूसरा, उन बिंदुओं पर फीडबैक दें जिनका सीखने के उद्देश्य से सीधा संबंध हो। इसी पर हमें हम लोगों को फीडबैक देना चाहिए। सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने होगा, जो प्रश्न संख्या 6 होगा। जो प्रश्न इस प्रकार का है, वंदना जी को लगता है कि उन्हें अपने एक छात्र परमजीत को सीखने के उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए बहुत सारा फीडबैक देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इस स्थिति में फीडबैक देने का कौन सा तरीका सबसे उचित रहेगा? आप इसमें से एक विकल्प को चुन सकते हैं, लिखित, मौखिक या बच्चों से बातचीत करके। तो यदि हम किसी बच्चों को बहुत अधिक फीडबैक देना चाहते हैं तो उसे लिखित रूप में ना दें, क्योंकि लिखित रूप में देने से वह शायद उसको स्वीकार नहीं होगा। तो इसे अपने छात्रों के साथ बातचीत करें और फीडबैक दें। तो इसका जो सही सटीक ऑप्शन है वो है बच्चों से बातचीत करके उसका फीडबैक दें। सबमिट करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार का होगा, जो प्रश्न संख्या 7 है। हेंटी और टिब्रले के अनुसार हम केंद्र बिंदु के तहत 4 स्तरों पर फीडबैक दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी या करूंगा कि मैं अपनी कक्षा के बच्चों को डैश पर आधारित फीडबैक नहीं दूं। इनमें से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। कार्य की प्रक्रिया, आत्म विनियमन और स्वयं व्यक्ति। तो हम जब किसी बच्चे को फीडबैक देते हैं तो उसके कार्य पर भी देना चाहिए, कार्य की प्रक्रिया पर भी देना चाहिए, आत्म विनियमन पर भी देना चाहिए, लेकिन उसके स्वयं व्यक्तित्व पर हमें फीडबैक देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसे सबमिट करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न होगा, जो हमारे फीडबैक देते हुए एक ही समय पर 4 बातों पर ध्यान दिया जाता है और इन संदर्भ में निर्णय लिया जाता है कि हम क्या फीडबैक देना चाहते हैं। यह 4 बातें हैं। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। इसमें ऑप्शन है धारणाएं, केंद्र बिंदु, भाव, कौशल, तुलना, समझ और उद्देश्य। तो इन ऑप्शनों में फीडबैक देते समय हम जिन 4 बातों का ख्याल रखते हैं वो है केंद्र बिंदु, कि हम फीडबैक को किसके लिए दे रहे हैं, उसका भाव अगला ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन तुलना और चौथा ऑप्शन उद्देश्य है। तो इन ऑप्शनों पर क्लिक करें और सबमिट बटन को दबाएं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार का होगा, वरुण, तुमने अपनी कक्षा में सबसे कम अंक प्राप्त किए। आपको क्या लगता है इस तरह का फीडबैक बच्चों के लिए उपयोगी रहेगा? आप कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें ऑप्शन है हाँ उपयोगी रहेगा, दूसरा ऑप्शन है यह तरीका लाभदायक नहीं है। तो इसमें जो सटीक ऑप्शन है वो है दूसरा, यह तरीका लाभदायक नहीं है। सबमिट करते हैं और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह आपका अंतिम प्रश्न होगा, जो प्रश्न संख्या 10 है। बबीता जी अपनी 3री कक्षा के बच्चों को गुनाह करना सिखा रही थी। अवधारणा सिखाने के दौरान उन्होंने यह जानना चाहा कि बच्चों को जितना सिखाया गया उसमें से उन्हें कितना समझ आया। उन्होंने बच्चों को आकलन किया। इस स्थिति में बबीता जी ने किस प्रकार का फीडबैक देना चाहिए? विवरणात्मक फीडबैक या मूल्यांकन आधारित फीडबैक? तो इस कार्य के दौरान जो हमें फीडबैक देना चाहिए वो होगा विवरणात्मक फीडबैक। सबमिट करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग
10 के 10 प्रश्न को हल किए हैं, कोई भी प्रश्न स्किप नहीं किए हैं। तो यह फीडबैक का आकलन समाप्त हुआ। बढ़ते हैं मुख्य प्रश्नोत्तरी की ओर। तो हम लोग JHTPT इंटरमीडिएट कोर्स के तीसरे मॉड्यूल के मुख्य प्रश्नोत्तरी पर हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, शोध में यह पाया गया कि कॉग्निटिव ओवरलोड सीखने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें किस प्रकार से फीडबैक देना चाहिए। आपको प्रश्न पढ़ने में अगर असुविधा होगी तो आप इस एरो बटन पर आप क्लिक कर लें और इसे पूरा पढ़ लें। इसके पश्चात ऑप्शनों को पढ़ें। इनके ऑप्शन है, किन्हीं 2-3 बिंदुओं को चुनकर उन पर फीडबैक देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, उन मुख्य बिंदुओं पर फीडबैक दें जिनका सीखने के उद्देश्य से सीधा संबंध हो। तीसरा ऑप्शन है, हर बिंदु को आसान शब्दों में कहकर फीडबैक देना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से फीडबैक देना चाहिए। तो हम लोग फीडबैक के आकलन में भी इस प्रश्न को देखे थे, जिसका आंसर है कि हमें उन मुख्य बिंदुओं पर फीडबैक दें जिनका सीखने के उद्देश्य से सीधा संबंध हो। इसे क्लिक करें और आगे की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, एक केक के 18x45 तथा 6x10 दो भाग किए गए हैं। आपको सबसे बड़ा भाग लेना है, तो आप कौन सा भाग, पुनः उस एरो बटन पर क्लिक कीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए। तो आप कौन सा भाग लीजिएगा। तो चूंकि हम लोग भिन्न की अवधारणाओं में जानते हैं कि जो भिन्न संख्या हैं उन्हें पहले सरल करना चाहिए। तो 18x45 को अगर हम लोग लघुत्तम रूप में लाएंगे तो वह होगा 2/5, और 6/10 को अगर लघुत्तम रूप में लाते हैं तो वह होगा 3/5। तीसरा ऑप्शन है दोनों बराबर है, और चौथा ऑप्शन है 8/10। तो इन सभी ऑप्शनों पर तुलना अगर करते हैं, आखिरी ऑप्शन को भी अगर लघुत्तम रूप में लाते हैं तो वो भी 2/5 होता है। तो सबसे बड़ा लघुत्तम का जो रूप है वो है 3/5। यानी हम लोग जानते हैं कि अगर हर समान हो तो तो का अंश जिस बिंदु में बड़ा होता है वह भाग बड़ा होता है। तो इसमें जो सटीक ऑप्शन है वो है 6/10 का। इसे क्लिक करें और आगे की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में बच्चों को चित्रकारी करते हुए एकता जी ने यह समझा कि चित्रकारी करना लिखना सिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। चित्रकारी लिखना सीखने के लिए जरूरी क्यों है? दिए गए विकल्पों से सबसे उचित विकल्पों का चुनाव करें। तो इसमें ऑप्शन है, चित्रकारी करने से बच्चों के मोटे कौशल विकसित होते हैं। चित्रकारी बच्चों के लिए अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का अहम तरीका है, ताकि बच्चे समझ पाएं कि बिंदुओं और लकीरों से खुद को व्यक्त कर सकते हैं। उपयुक्त सभी। तो इनमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है उपयुक्त सभी, इन सभी के द्वारा इसे हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो इसे क्लिक करें और आगे की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, अजय ने अपनी कक्षा 1 में बच्चों को लिखना सीखने को लेकर काफ़ी उत्साहित पाया। आपके हिसाब से बच्चों में लिखना सीखने को लेकर इतना उत्साह क्यों होगा? दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित सटीक विकल्प चुनें। इसमें से आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। अपने भावों, योजनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए, दूसरे बच्चों से संवाद करने के लिए, बिना याद करे सीखी हुई बातों को लिखने के लिए, और चौथा ऑप्शन है अपनी अध्यापिका से संवाद बढ़ाने के लिए। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो अपने भावों, योजनाओं, विचारों को व्यक्त करने के लिए। तो इस तरह हम लोग इसमें टिक किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुल 4 ही प्रश्न थे, हम लोग चारों को टच किए हैं। अब इससे सबमिट करें और अपना स्कोर का जांच करें। तो इस तरह हम लोग
4/4 स्कोर प्राप्त किए हैं। आप भी अपना स्कोर को इम्प्रूव करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।